Everyone, welcome back to this classes. Today I will discuss the next topic of physics chapter 2 which is the measurement. तो मेज़रमेंट में हम लोग जो टॉपिक पढ़ चुके थे उसके आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें पढ़ना है मेकिंग ए लेंथ मेज़रमेंट। हम लोग लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है। तो आप जब भी जाते होगे बाहर, ठीक है, आपको कोई कपड़ा वपड़ा लेना होता हो तो आप बोलते हो कि भैया हमें ये कपड़ा दे दिए। तो आप कपड़ा लेने जाते हो तो उसमें कुछ मेज़रमेंट करते हो ना कि मुझे 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, या 2 सेंटीमीटर चाहिए, या 50 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। तो लेंथ, इससे क्या पता चल रहा है कि लेंथ का जो मेज़रमेंट है, एक यूनिट बनाया गया है, वो किस में है, या तो मीटर में है या तो सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं मेकिंग अ लेंथ मेज़रमेंट। तो डिवाइसेस यूज टू मेज़र लेंथ आर ए 6 इंच, जिसे 15 सेंटीमीटर बोलते हैं स्केल में, एंड 12 इंच जिसे हम 30 सेंटीमीटर बोलते हैं फुट। रूलर ए 1 मीटर स्केल मेजरिंग टेबल टैप अवेलेबल इन वेरिंग लेंथ, ठीक है। तो जो लेंथ की मेज़रमेंट होती है वो अलग अलग होती है। कभी हम उसको सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, कभी हम उसको मेज़र करते हैं मीटर में, ठीक है। तो एक रूलर जो होता है या फिर मीटर स्केल जो होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं लेंथ को डायरेक्टली मेज़र करने के लिए, मतलब उसको डायरेक्टली मेज़रमेंट उसका निकालने के लिए। तो एक रूलर जो होता है वो यूज्ड होता है स्मॉलर लेंथ मेज़रमेंट, वेयरएस मीटर स्केल जो होता है वो यूज्ड होता है लॉन्गर मेज़रमेंट के लिए, ठीक है। तो रूलर जो होता है उसके लिए, उससे हम क्या करते हैं, किसी छोटे मेज़रमेंट को करने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो स्केल होता है, मीटर का स्केल होता है, वो ज़्यादातर लंबे लॉन्ग मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि जो देखा होगा आप लोग जो इस्तेमाल करते हो वो सेंटीमीटर में होता है ना। और जो बड़े बड़े स्केल होते हैं इस तरीके के, तो वो जो होते हैं वो मीटर में होते हैं। तो जो हम लोग यूज़ करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग को उतना बड़ा यूनिट पढ़ना नहीं होता है। हम लोग बेसिकली लाइन खींचने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर मैथ्स वगैरह में करते हैं, मैथमेटिक्स में। तो हमें इतने ज़्यादा बड़े स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर वाले यूनिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक स्केल जो होता है वो उसको हम मेज़र कर सकते हैं। स्केल से क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, अपनी बुक को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो वेयर अ स्टेप वुड रिक्वायर टू मेज़र लेंथ ऑफ ए रूम, लेकिन क्या हम उस स्केल से किसी रूम को मेज़र कर सकते हैं, उसका मेज़रमेंट निकाल सकते हैं? नो, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि स्केल तो बहुत छोटा है ना। हम ऐसे ऐसे रख के कितना निकालेंगे, मेज़र करेंगे कितना? बिल्कुल नहीं आ पाएगा और रॉन्ग आएगा। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो प्रिकॉशन रिक्वायर्ड इन टेकिंग मेज़रमेंट, तो क्या क्या प्रिकॉशन हमें करना चाहिए, ठीक है। तो लेंथ के मेज़रमेंट को निकालने के लिए तो पहला है कि एजेस ऑफ स्केल गेट चिप्ड ऑन रिपीटेड यूजेज, सो एजेस द स्केल शुड बी नॉट बी यूज, ठीक है। तो जो एजेस होते हैं स्केल के वो चिप्ड होते हैं, रिपीटेड होते हैं, तो हमें इसका यूज़ दोबारा नहीं करना है। द शुड बी नॉट यूज, इसका यूज़ इतना नहीं करना है। ज्योमेट्री बॉक्स में स्टार्ट द मेजरमेंट फ्रॉम द क्लियरली विजिबल मार्क। सबसे पहले हम कहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं? क्लियरली विजिबल मार्क्स आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्लियरली विजिबल मार्क्स से, ठीक है। तो इन अबव फिगर, ये जो ऊपर का फिगर है उसमें 1 एज जो दिया है बॉक्स का एट 1 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मार्क किया गया है। 1 सेंटीमीटर से हम इसको क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, है ना। यहाँ से मेज़र कर रहे हैं एट 12 सेंटीमीटर मार्क, और ये कहाँ तक आ रहा है, 12 सेंटीमीटर से। यहाँ मतलब इससे यहाँ 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है और 12 सेंटीमीटर पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी हो जाएगी, 12 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आया हमारा, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 11 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी हमारी ज्योमेट्री बॉक्स की, ये जो मेज़रमेंट निकल के आई है या फिर जो लेंथ है वो आ जाएगी। दूसरा है स्केल शुड बी प्लेस्ड अलॉन्ग द लेंथ दैट हैज़ टू बी मेजर्ड। दिस फिगर शोज़ रॉन्ग मेथड यूजिंग स्केल। अगर हम इस तरीके से स्केल को रखकर मेज़रमेंट निकालते हैं किसी भी वस्तु का या किसी भी थिंग्स का, तो वो रॉन्ग आएगा, क्योंकि इस तरीके से तो बिल्कुल रॉन्ग ही आने वाला है। ऐसे तो रखना ही नहीं है हमको। रूलर इज़ नॉट टू स्केल, ठीक है, स्केल की तरह यूज़ नहीं हो पा रहा है। फिर हम बात करें तीसरे एग्जाम्पल पैरेलैक्स की, तो शुड बी अवॉइडेड वाइल रीडिंग द स्केल, ठीक है। Parallax error which we come due to the wrong position eye while taking a reading, it should be vertically reading of avoid parallax error। देखिए, जब हम किसी वस्तु को बीच से देख रहे हैं, कीप योर आइज वर्टिकली अबव द पॉइंट करेक्ट रीडिंग। अगर हम उसको बीच से देखेंगे तो उसका जो मेज़रमेंट है अलग आएगा। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो मेज़रमेंट अलग आ रहा है, यहाँ पर रॉन्ग। ये इस तरीके से देखने मेज़र करना वो रॉन्ग तरीका बताया गया। हमें कैसे करना है, हमें पहले तो एकदम सेंटर में रखना है उसको,
वर्टिकली लेके जाना है, वर्टिकली अबाउट द पॉइंट करेक्टली रीडिंग। ओके, फिर है डायरेक्ट मेथड टू मीज़र लेंथ। कैसे हम डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं किसी की लेंथ को? तो एक रूलर जो होता है, मीटर स्केल जो होता है, वो यूज़ होता है डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए। ए स्केल जो रूलर इज प्लेस्ड अलॉन्ग एजेस बॉक्स एंड स्लेट कैन बी मेजर्ड एज शोन द फर्स्ट प्रिकॉशन। सिमिलरली हाइट एंड विड्थ ऑल्सो मेजर्ड। इससे हम किसी भी वस्तु की हाइट को मेज़र कर सकते हैं और उसकी विड्थ यानी चौड़ाई को मेज़र कर सकते हैं। एक मेजरिंग टैप जो होता है वो यूजली फ्लेक्सिबल रूलर होता है और ऑलमोस्ट अमॉन्ग इज़ द मोस्ट कॉमन मेजरिंग टूल्स होता है ये आजकल का। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है मेज़रमेंट लेंथ का या मेज़र लेंथ का? तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू मेक यूज़ टू स्केल में लॉन्ग मेज़रमेंट। हम हमेशा ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास कि हम लेंथ को स्केल से ही मेज़र करें। तो एक और कौन सा तरीका है? तो एज द रूलर स्केल इज़ रिजिड बॉडी, क्योंकि वो क्या होता है, फ्लैक्सिबल तो होता नहीं, वो तो बहुत रिजिड होता है, मतलब एकदम सिंपल सा स्केल होता है। वो कर्व लाइन को कैसे मेज़र करेगा? तो इस केस में हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग का मतलब एक आपने देखा होगा ना, उसको इंची टेप बोलते हैं। इंची टेप जो होता है उसका, या फिर लेंथ ऑफ कर्व यूजिंग स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से स्ट्रिंग होती है घुमावदार, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा लेंथ का मेज़रमेंट। अब हम पढ़ेंगे एरिया मेज़रमेंट, कैसे हम लोग एरिया को मेज़र करते हैं। तो व्हाट इज़ द एरिया, पहले आपको बता दे रहा हूँ कि एरिया जो होता है वो एक रीजन होता है जो क्लोज होता है बाउंड्री से। एरिया कहीं बताया गया कि इस एरिया में है, तो इसका मतलब वो एरिया क्या है, वो क्लोज है, बाउंड्री उसमें क्लोज है। तो एरिया जो होता है वो रीजन होता है विद इन ए क्लोज बाउंड्री इन 2 डायमेंशन स्पेस। एग्जाम्पल सर्कल एंड ट्राइंगल। ये सर्कल या ट्राइंगल हो सकता है। किसी भी फिगर या डायग्राम में ड्रॉ करेंगे शीट में, पेपर वुड बी डिमांड डायमेंशियल फॉर आल सच डायमेंशनल डायग्राम एज एरिया कैन बी डिटरमाइंड। तो हम उस ट्राइंगल वाले एरिया को या फिर उस स्क्वायर वाले एरिया को या सर्कल वाले एरिया को हम उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, उसको हम फाइंड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कैसे? अब हम पढ़ते हैं यूनिट्स क्या है एरिया की। जो एरिया होता है वो मेज़र करता है यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर। इसका जो एसआई यूनिट होता है या सीजीएस यूनिट जो होता है उसको मेज़र कहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। स्मॉलर यूनिट जो होती है वो मिलीमीटर स्क्वायर होती है और लार्जर यूनिट जो होती है एरिया की वो किलोमीटर स्क्वायर होती है। हम बोलते हैं ना कि हम वहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर गए। किलोमीटर जो है वो हमारे एरिया की लार्जर यूनिट है और स्मॉलर यूनिट क्या है एरिया की, मिलीमीटर स्क्वायर। आपको ये याद रखना है। तो आप लोग क्या करोगे, इस डायग्राम को ये जो देख रहे हो ये टेबल, इसमें ये शो किया गया है कि 1 हेक्टेयर कितना होता है, 100 to 100 सेंटीमीटर यानी कि 1000 मीटर स्क्वायर होता है, उससे भी थोड़ा बढ़ के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने टेबल क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसको अच्छे से लर्न कर लेना है। फिर देखिए एरिया को ज्योमेट्री फिगर में कैसे सॉल्व करते हैं। तो रेगुलर फिगर जो है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स में कौन कौन से फिगर आते हैं? सबसे पहला आता है हमारा ट्राइंगल। तो ये जो हमारा होता है बेस होता है, ये हमारी हाइट होती है। एंड ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा ये वाला होता है बेस, उसको हम हाफ में काउंट करते हैं। किस में काउंट करेंगे? हाफ में काउंट करेंगे। हाफ कैसे? 1/2। अंडरस्टैंड? तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर में हमने क्या बताया, एरिया क्या होगा, पूरा बाउंड्री साइड होगा। तो ये स्क्वायर दिख रहा है। अब आपको ये तो बात पता है कि स्क्वायर की जो चारों साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि हमें एक साइड भी मालूम हो गई तो हम चारों साइड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड हो जाएगा, है ना। साइड इंटू साइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, फाइंड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पर एक साइड दिया होता, 2 दिया होता मान लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता, 2 × 2 = 4। अब ये किसी में भी हो सकता था, ये किलोमीटर में भी हो सकता था, ये मीटर में भी हो सकता था और ये सेंटीमीटर में भी हो सकता था, है ना। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, तो चलिए अब देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब है इसके आमने सामने के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे मैथ में कि जो रेक्टेंगल फिगर्स होते हैं उनमें आमने सामने के जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर किसी की लेंथ और ब्रीथ पता है तो हम उसका रेक्टेंगल का एरिया या किसी भी पॉइंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके, जितना बाउंड्री है, मतलब जितना आपको बताया गया उतना। फिर है हमारा सर्कल। तो सर्कल में हमें पता है कि एक रेडियस होती है, एक सेंटर होता है जहाँ से वो रेडियस निकलती है। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई टू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम का मेज़रमेंट, कैसे हम लोग किसी वॉल्यूम का मेज़रमेंट करते हैं।
तो वॉल्यूम जो होता है वो ऐसा स्पेस होता है जो ऑक्यूपाई करता है किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई वस्तु जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जितनी जगह घेर रही है, वो उसका वॉल्यूम होता है। अगर ये मैं पेन की बात करूँ तो ये पेन जितनी जगह लिया है, जितनी जगह इसने कवर कर रखी है, तो ये उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। आगे बात समझ में। तो 3 डायमेंशनल बॉडी जो होती है विल हैव वी वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम हम पता करते हैं। तो वॉल्यूम जो ऑल्सो रिलेटेड होता है वो कैपेसिटी से, माइनस ए लार्जर वॉल्यूम कैन होल्ड मोर, स्मॉलर वन होल्ड लेसर मटेरियल। इसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर क्यूब है और क्यूबिक मीटर है। इसका सीजीएस यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है और सीसी है। आप लोग को एसआई यूनिट ज़्यादा याद करनी होगी क्योंकि एसआई यूनिट ही ज़्यादातर यूज़ होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है, मान लिया हमने कि वॉल्यूम है लिक्विड का एंड गैस का मेजर्ड इन लीटर एंड मिलीलीटर। तो वॉल्यूम कंटेनर इज कॉल्ड इज कैपेसिटी। कैपेसिटी एंड वॉल्यूम हैव सेम यूनिट। कैपेसिटी एंड वॉल्यूम जो होते हैं वो सेम यूनिट के होते हैं। देखिए, वॉल्यूम का मतलब हम किसी लिक्विड का वॉल्यूम निकालें या किसी गैस का वॉल्यूम निकालें, दोनों को ही हम मीज़र किस में करेंगे, या तो लीटर में या तो मिलीलीटर में। आगे बात समझ में, या तो हम लीटर में मेज़र करेंगे या तो हम मिलीलीटर में मेज़र करेंगे। किसको, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैसेस को, क्योंकि इन दोनों में ही हमें कैपेसिटी बतानी होती है। एक गिलास में वाटर भरा है, भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें 2 मिलीलीटर पानी भर रहा है या फिर इसमें 1 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए, इसका भी आप लोग को टेबल का, ये तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, आप लोग को इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलना। ठीक है, तो चलिए अब बात आती है इस पर कि कौन कौन से शेप होते हैं, इसमें कैसे फाइंड करते हैं। जैसे क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड में देखिए क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो जाता है L इंटू बी इंटू एच। एल यहाँ पर लेंथ है, बी यहाँ पर ब्रीथ है मतलब चौड़ाई, एच मतलब यहाँ पे हाइट है यानी ऊंचाई। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। कोन जो होता है कोनिकल फॉर्म में होता है, इस तरीके से कोन के फॉर्म में होता है, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7 और इसका 22/7 होता है। और अभी आपको इसका इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, जब आगे पढ़ोगे तो खुद ब खुद आपको आ जाएगा और मैं बता दूँगी। फिर है आपका स्फेयर। स्फेयर जो होता है शेप उसका होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। तो यहाँ पाई का मान सब जगह क्या है, सेम रहेगा। पाई का मान 22/7 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्यूब जो है यहाँ हो जाएगा V = A क्यूब, जहाँ V क्या है, वॉल्यूम है, और A क्यूब क्या है, इसका एरिया है। सिलेंड्रिकल जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे मेज़र करेंगे मास को, कैसे मास का मेज़रमेंट होगा। तो मास जो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। इसका एसआई यूनिट जो होता है, मास मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का वज़न, कितनी कोई बॉडी कितना कंटेंट कर रही है, कितना मास में कंटेंट कर रहा है हम लोग। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो होता है वो मास का वो या तो किलोग्राम होता है, और सीजीएस में इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है। किलोग्राम जो होता है वो बड़ी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है और ग्राम जो है वो छोटी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास आर, या 10 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 1 ग्राम और 10 ग्राम इक्वल टू होता है 1 kg। यहाँ पर 10 क्यूब का मतलब मैं आपको बता देती हूँ क्या है। यहाँ पे इसका मतलब है 1000 ग्राम। हम लोग 1000 ग्राम को इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखिए फिर से थोड़ा डार्क नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, 1000 ग्राम। अब देखिए इस 1000 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, कितने ज़ीरो हैं ऊपर, 1 2 3 10 है। 10 के पावर अगर हम 3 लिखेंगे तो भी हमें यही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर 3 क्यों आया मैम पावर, जब ये होता है। तो इसका मतलब ही आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो 100 kg इक्वल टू हो जाएगा 1 क्विंटल ना, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 10 क्विंटल इक्वल टू हो जाएगा 1 टन। तो ये सब बड़ी क्वांटिटी है जो यूज़ होती है मोस्टली। तो चलिए हम देखते हैं कि अब टाइम मेज़रमेंट का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। देखिए जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं इसमें वही पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है और इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ख़ास नहीं है। तो मैं उसी को पढ़ा रही हूँ जो आप लोग के सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइम मेज़रमेंट। टाइम मेज़रमेंट क्या होता है और कैसे मेज़र करते हैं। टाइम का मतलब समय। तो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार जो टाइम हो सिंपली एक क्लॉक रीड्स, मतलब सिंपली एक घड़ी को पढ़ना
एनी फिनोमिना दैट रिपीट्स इटसेल्फ इक्वल टाइम इंटरवल्स कैन बी यूज टाइम स्टैंडर्ड। तो कोई भी फिनोमिना अगर किसी टाइम इंटरवल को मीजली यूज़ कर ले रहा तो उसका टाइम स्टैंडर्ड हो जाएगा। टाइम इंटरवल्स डिफाइन करता है द ड्यूरेशन बिटवीन द टू इवेंट्स, मतलब दो इवेंट के बीच का जो टाइम है। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट इज सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड होता है। यहाँ पर एस है, इसका मतलब सेकेंड। और सीजीएस यूनिट जो होता है इसका सेकेंड होता है ऑल्सो। अदर कन्वेंशन यूनिट्स आर मिनट एंड आवर्स। और इसके अदर कन्वेंशन यूनिट कौन कौन से हैं? मिनट्स हैं या आवर्स हैं। हम लोग मेनली जो टाइम है उसको हम लोग सेकेंड में मेज़र करते हैं। बोलते हैं ना 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, या फिर 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इस तरीके से हम लोग मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पर चार्ट दिया है, आप लोग अच्छे से इसको लर्न कर लो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो टाइम का मतलब है समय। समय को हम कैसे मापेंगे? हम बोलते हैं ना कि हम 2 घंटे के लिए वहाँ जा रहे हैं। अब 2 घंटे कितने हो गए, कैसे मेज़र करेंगे? हमें पता है भैया कि 1 घंटे में क्या होता है, हमें पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें 60 का 2 आवर्स में, तो हमें पता चल जाएगा कि हम लोग कितने मतलब घंटे के लिए गए या फिर कितने मिनट के लिए गए। तो इस तरीके से हम लोग टाइम का मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ गई बात टेम्परेचर की। अब हम क्या बात करेंगे? टेम्परेचर की। टेम्परेचर जो होता है उसको मेज़र करते हैं हम डिग्री में, हॉटनेस ऑफ बॉडी या कोल्डनेस ऑफ बॉडी। तो टेम्परेचर, हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर है, उसको भी मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करते हैं ना। तो वो भी क्या हो गया, एक मेज़रमेंट स्केल तो हुआ, थर्मामीटर भी एक मेज़रमेंट स्केल हुआ। क्योंकि बुखार को हम ऐसे तो माप नहीं सकते, ऐसे तो बता नहीं सकते कि इसको 2 डिग्री बुखार है, इसको 3 डिग्री बुखार है, ऐसे नहीं बोल सकते। हम लोग को मेज़र करने के लिए एक स्केल बनाया गया है, हर चीज़ को मेज़र करने के लिए एक स्केल बनाया गया है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी जाएँ, हम लोग टेम्परेचर को मापने के लिए अलग मेज़र, अरे आज टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग देखते हैं ना पेपर में, न्यूज़पेपर में, या फिर कभी कभी अपने फ़ोन में भी देखते हैं कि भैया आज बारिश होने वाली है, आज इतना टेम्परेचर होने वाला है, आज ऐसा है, आज वैसा है। हम लोग बाज़ार गए, 2 किलो सब्ज़ी दे दो, या फिर 3 लीटर तेल दे दो। तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हम लोग को मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। आप लोग इससे बच नहीं सकते हो, मेज़रमेंट से आप लोग बच नहीं सकते हो। इसलिए इसकी जो टेबल्स हैं उन्हें अच्छे से लर्न कर लो और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कहीं डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होता है वो क्या मेज़र करता है? टेम्परेचर का मतलब क्या है? तापमान। क्या मेज़र करता है कि कितनी हॉटनेस है और कितनी कोल्डनेस है। तो हॉट एंड कोल्ड जो होते हैं वो दोनों रिलेटिव टर्म होते हैं, लाइक टॉल एंड शॉर्ट। जैसे टॉल एंड शॉर्ट वैसे ही हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। ए हॉट अनस्टिल हैज़ ए हायर टेम्परेचर देन। हॉट अनस्टिल का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर टेम्परेचर क्या है? हाई है, ज़्यादा है। से एज एन आइस क्यूब देयर फॉर से इन वाटर। वी कैन प्रीवियस टेम्परेचर बाई टच थ्रू द विच वुड बी नॉरेबल साइंटिफिक पर्पस। अगर हम बोले कहीं पर कोल्ड है, इसका मतलब वहाँ पर टेम्परेचर ठंडा है, या इसका मतलब वहाँ पर क्या है? ठंडी ज़्यादा पड़ रही है। तो टेम्परेचर जो होता है वो इंडिकेट करता है किसी डायरेक्शन में विच हीट फ्लो द टेक प्लेस, कि कितनी हीट जो है वो फ्लो हो रही है उस इन्वायरमेंट पे। ए हॉट बॉडी जो होती है लॉसेस हीट सराउंडिंग एयर, टेम्परेचर डिक्रीजेस, वेयर एज कोल्डर ऑब्जेक्ट गेन हीट सराउंडिंग एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। देखिए जो हॉट बॉडी होता है, जैसे कप ऑफ टी हो गया, वो हीट को क्या करेगा? चारों ओर फैलाएगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। वो कैसे करेगा? क्योंकि वो हम लोग जब क्या करते हैं, टी लाते हैं बाहर, टी जब तक चूल्हे पे चढ़ी है तब तक तो वो पक रही है, और जब उसको हमने निकाल लिया, कप में खाली कर लिया, तब वो क्या हो रही है? ठंडी हो रही है। इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, घट रहा है। वेरस जब कोल्ड ऑब्जेक्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं फ्रिज में से, तो वो क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। आई बात समझ में? तो ऐसा यूनिट जो होता है वो टेम्परेचर का केल्विन होता है। कॉमनली हम इसको यूज़ करते हैं, यूनिट ऑफ सेल्सियस भी यूनिट यूज़ करते हैं। ज़्यादा तो हम लोग सेल्सियस बोलते हैं ना, भैया आज 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, भैया आज 46 हो गया, है ना। तो ये स्केल है फ़ारेनहाइट। इस फ़ारेनहाइट में हम लोग मेनली अपने जो शरीर के तापमान है उसको मेज़र करते हैं। तो देन द टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाई थर्मोमीटर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस एंड कंसिडर्ड एज लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो आइस जो है वो मेल्ट होती है, यानी कि वो बर्फ़ बनती है। वो कैसे बनती है? 0 डिग्री सेल्सियस बनती है। कंसीडर एज लो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। कोई भी मतलब वाटर कैसे कब गर्म होगा? जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाएगा। और पर फिक्स्ड, ये सारे फिक्स्ड पॉइंट है, ये कोफिशिएंट है, फिक्स पॉइंट है।
तो ऑन द सेल्सियस स्केल पे क्या होता है, लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट होते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल होता है 32 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट रिस्पेक्टिवली। फॉर ए केल्विन स्केल देयर आर 273 केल्विन एंड 373 केल्विन। द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल ऑल्सो कॉल्ड एब्सोलूट टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर हम लोग केल्विन स्केल में मेज़र करते हैं उनको हम लोग एब्सोलूट टेम्परेचर बोलते हैं। केल्विन स्केल जो होते हैं उसमें कोई निगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है, एंड लोएस्ट रीडिंग जो होती है वो पॉसिबल होती है केल्विन स्केल में, 0 केल्विन से स्टार्ट होती है क्योंकि ये, एंड अदर 2 टेम्परेचर जो स्केल के हैं वो निगेटिव टेम्परेचर के साथ होते हैं। जैसे यहाँ पर सेल्सियस वाला है तो वो निगेटिव के साथ है, फ़ारेनहाइट वाला है जो निगेटिव के साथ है, लेकिन जो हमारा केल्विन वाला स्केल है उसमें शॉर्ट से स्टार्ट होता है और यहाँ पर कोई भी निगेटिव वाला यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं थर्मोमीटर की। तो अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक और भी बचे हुए हैं, तो इन्हें मैं बाद के वीडियो में क्लियर करूँगी। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी हो ना तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।